वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में आपका बहुत स्वागत है। केंद्रीय बजट से उत्तराखंड के लिए कई उम्मीदें जगी हैं। एमएसएमई सेक्टर में केंद्रीय फंड से छोटे छोटे उद्यमियों को सस्ता ऋण और तकनीक मिलेगी। केंद्रीय बजट में पर्यटन के लिए खासा फोकस रखा गया है। उत्तराखंड में पर्यटन विस्तार और मेडिकल टूरिज्म हब के लिए अपनी संभावनाएं देखता है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी बढ़ी है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं कई सारे मेहमान, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बता दें आपको, हमारे साथ अर्थशास्त्री जी भी जुड़ेंगे, इसी के साथ हमारे साथ उद्योगपति जी भी जुड़ेंगे जो कि पंकज गुप्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में ही नीरज कोहली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। केंद्रीय बजट में उत्तराखंड अपने लिए किस तरीके की संभावनाएं देख रहा है? सेंट्रल का जो बजट आया अभी, तो करीबन करीबन जो 53 लाख करोड़ से ऊपर का बजट था, उसमें अगर आप ये देखें कि स्पेशली उत्तराखंड के लिए कोई ऐसा कोई अभी उन्होंने क्लियरिटी नहीं करा कि उनका कितना एलोकेट करेंगे, लेकिन बहुत क्लियर है। सबसे बड़ी बात जो कैपेक्स जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें जो करीबन 12,20,000 करोड़ का है, उसमें अगर हम ये सोचते हैं कि जिस तरह से हमारी जीएसडीपी है और जिस तरह हमारा बजट है, 2% बजट है हमारा पूरा सेंट्रल बजट का, तो अगर हमें 12,20,000 करोड़ का अगर 2 से 3% अगर हमें कैपेक्स में मिलता है, तो वही करीबन करीबन आप ये समझ लीजिए 24 से 25,000 करोड़ का करीबन हमारे हिस्से में आएगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने 3 आयुर्वेदिक संस्थान और जो मतलब एम्स की बात करी है, उसमें ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। हरिद्वार में अगर आप ऋषिकुल की बात करते हैं, तो वहां पे जो है हमारा आयुर्वेद का जो एम्स है वो आ सकता है। इसके अलावा जैसे जो जल जीवन मिशन है, उसमें करीबन 67,000 करोड़ का जो बजट एलोकेशन करा है, उसमें क्योंकि बहुत सारी हमारी जितनी मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उत्तराखंड में, उसमें अभी 2028 तक उसको एक्सटेंड करा है, तो उसमें भी हमें जो है काफी सारी एलोकेशन मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये, और सबसे बड़ी बात है जो टूरिज्म सेक्टर की हम बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने बात करी कि टूरिज्म के लिए स्पेशल आपको ट्रैकिंग और हाइकिंग रूट बनाएंगे, उसमें करीबन काफी जो है टूरिस्ट गाइड को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको जो है ट्रेन किया जाएगा, और वो जो ट्रैकिंग रूट होंगे उसमें अलग अलग अगर आप ये देखेंगे किस तरह से उसको डेवलप किया जाएगा। तो इन जो सेंट्रल बजट आया उसमें उत्तराखंड को बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। और उसी मतलब लीग पे अगर समझ लीजिए, जो पुष्कर सिंह धामी जी जो अब उत्तराखंड का बजट बनाने जा रहे हैं, और जिस तरह की संभावनाएं हमें दिख रही हैं कि उत्तराखंड का बजट इस समय करीबन करीबन 1,10,000 और 15,000 करोड़ के बीच का हो सकता है। राजेंद्र जी, क्योंकि आपने यहाँ पर ट्रैकिंग रूट की बात की है, क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में इस समय हम देख रहे हैं कि टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा और भी ज्यादा दिया जा रहा है। टूरिज्म क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, और जो ये ट्रैकिंग रूट है उसका विस्तार होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ी राज्य है, वहां पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है उससे कई सारी आपदाएं भी आती हैं। अर्थव्यवस्था जितनी जरूरी है उत्तराखंड के लिए, उतनी ही जरूरी है कि वहां पर कोई भी ट्रैकिंग रूट बनाया जाए, कोई भी रास्ता बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो तो वो भी ध्यान में रखकर की जाए, तो अर्थव्यवस्था को गति मिले। इसी के साथ ट्रैकिंग रूट भी बने और इसी के साथ प्रकृति का ध्यान भी रखा जाए। क्या इन सब चीजों का ध्यान उत्तराखंड में रखा जाएगा आने वाले समय में? यानी कि जो ये संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, एक सुरक्षित संभावनाएं हों। आप एक्चुअली क्या है कि जो भी जिस तरह के ट्रैकिंग और हाइकिंग की हम बात कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर की बात कर रही है, उसमें जो इकोलॉजिकल जो भी इम्पैक्ट आएगा उसको पहले ध्यान में रख करके सारी योजनाएं बनाई जाएंगी। और उस हिसाब से आप ये समझो, जिस तरह से ये केदारनाथ के लिए म्यूजियम है और उसका जो जो रूट है पैदल मार्ग है, उसके लिए भी 300 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान जो है सेंट्रल बजट में किया गया। तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देख रही है, और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं। उत्तराखंड एक हिमालय और हिमालय राज्य होने से, और बड़ी फ्रेजाइल यहाँ पे एक जो अगर आप इन्वायरमेंट है उसको देखते हुए, मुझे लगता है कि
धामी सरकार भी उस तरह के बजट बनाएगी हम्म। और जिस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस को करते करते डेवलपमेंट में उसके साथ हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बजट में ये सब कुछ दिखने जा रहा ठीक है। है, ठीक है। हमारे साथ नीरज कोहली जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज कोहली जी, क्योंकि केंद्रीय बजट में उत्तराखंड बहुत सारी संभावनाएं तो देख ही रहा है। अभी आपने राजेंद्र जी की भी बात सुनी, उन्होंने कहा कि यहां पर 5 आयुर्वेदिक एम्स बनाने की भी घोषणा की गई है केंद्रीय बजट में। उत्तराखंड में कितनी संभावनाएं हैं कि एक एम्स उत्तराखंड को भी मिलेगा, यानी उत्तराखंड में भी आयुर्वेद एम्स बनेगा, और इसका असर आप किस तरीके से उत्तराखंड में देखते हैं? मैम देखें, ये तो राज्य सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर, राज्य सरकार की कोशिश के ऊपर आयुर्वेद एम्स के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए, जैसा वातावरण चाहिए, वो सब उत्तराखंड के पास है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बागवानी वाला, जड़ी बूटियों वाला, पहाड़ जल जंगल वाला राज्य है। इसके पास जो अपने जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका ये बेहतर से बेहतर तरीके से प्लानिंग करके उपयोग कर सकता है। तो इसमें संभावनाएं है। बस फर्क ये बात ये है कि हम किस तरीके से अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रपोजल को केंद्र सरकार तक पहुंचाते हैं, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात आपने कही कि इनडायरेक्ट वे में तो जो राज्यों को केंद्र सरकार से मदद मिलती है और जो केंद्रीय अंशदान से जो राज्यों को हिस्सा मिलता है, वो सभी राज्यों को मिलता है, हमें भी मिलता है। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल, विशेषकर हिमालयन राज्यों में, 2 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरे के पूरे जल जंगल पहाड़ पे आधारित राज्य हैं। उत्तराखंड में 70% वन क्षेत्र है, 30% में हमें सब कुछ करना होता है। उसी में हमें डेवलपमेंट भी करना है, उसी में हमें अपने आर्थिक संसाधन भी ढूंढने हैं, उसी में लोग यहाँ जीवन यापन भी करते हैं। 30% में उस 70% को संरक्षित करने की, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, और ये वर्षों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन उसमें उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है जैसे बिन अधिकारों के एक माली अपने बाग की रक्षा करता है, उस बाग को सुरक्षित रखता है, उसको संरक्षित करता है, लेकिन अगर उसने कोई फल तोड़ना होता है तो मालिक से पूछना पड़ता है। तो ये बात, इसलिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूं, ये इसलिए कि उस 70% में हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उस 70% में इतनी कानूनी पाबंदियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं, चाहे वो एनजीटी की हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की है। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत संवेदनशील मसला है ये। हम एक मांग को राज्य बनने के बाद से करते आ रहे हैं केंद्र सरकार से। पूरे विश्व में, देश दुनिया में उत्तराखंड का पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान है। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से ही निकला था। बिल्कुल। तो जब हम इतना कंट्रीब्यूट करते हैं लोगों को स्वच्छ हवा देने के लिए, स्वच्छ जल देने के लिए, हम इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारी एक डिमांड हमेशा से चली आ रही है कि ग्रीन बोनस के रूप में हमें एक मदद दी जाए, बड़ी मदद दी जाए। और ये जो भी उत्तराखंड में सरकार रही है या केंद्र में जो भी सरकार रही है, उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की अभी भी केंद्र में, हर बार मुख्यमंत्री हर बार हमारे यहाँ से प्रस्ताव बन के जाता है, और कई बार केंद्र सरकार ने इस बात को सैद्धांतिक सहमति भी दी है। हमारे यहाँ 2018 में मसूरी में पर्यावरणीय जो स्टेट है, हिमालयन स्टेट है, उनका एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें वित्त मंत्री आई थी और वो 3 दिन तक चला था। उसमें भी ये मांग रखी गई थी और उन्होंने कहा था आपकी बहुत वाजिब मांग है और आपको ये मिलना चाहिए। लेकिन वो मांग सैद्धांतिक रूप में ही रह गई। आज तक हमें उसके बदले में जो हमारी डिमांड थी, हमें वो जो सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात, ये प्रदेश हमेशा आपदा के सायों में रहता है। पिछले 4 दशकों में हमने बड़ी बड़ी आपदाएं देखी हैं प्राकृतिक, और हम हमेशा मानसूनी सीजन में बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के दौर से गुजरते हैं। तो हमें हर बार केंद्र की तरफ हमारी निगाह रहती है कि डिजास्टर के लिए, आपदा मद में भी हमें विशेष सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए। उसमें भी इस बार हमारी एक मांग थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बजट बल्कि आपदा में और कम हो गया है। तो इस बार केंद्रीय बजट में अगर उत्तराखंड की दृष्टि से देखूं तो वर्तमान में तो हमें कुछ नजर नहीं आते, हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो मदद केंद्र सरकार की तरफ से हमें डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए या और विकास की दृष्टि से जो भी उत्तराखंड में जो काम हो रहे हैं, चाहे वो रेल प्रोजेक्ट है, चाहे एयर कनेक्टिविटी है, चाहे रोड प्रोजेक्ट्स हैं,
उसमें जरूर भारत सरकार की तरफ से हमें सहयोग मिल रहा है, मदद मिल रहा है। लेकिन ये दो स्पेसिफिक जो चीजें मैंने कही हैं, उसके लिए केंद्र सरकार से हमारे को हर बार हमारा हाथ खाली रह जाता है, और इस बार भी मुझे जो है हमारा हाथ खाली दिखाई दे रहा है। अच्छा नीरज वो कोहली एक जी, पहाड़ी इलाकों में जो ई बसें संचालित करने की बात कही जा रही है, वो कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, इसमें दो तरह की बात है। इसमें एक बड़ा बड़ा टेक्निकल इशू है हम्म। कि उसकी विजिबिलिटी कितनी होगी हम्म। पहाड़ी क्षेत्रों में, जो क्योंकि बहुत आप देखते हैं कि ऊंचाई का मार्ग है, और वहां पर वो कितनी कारगर साबित होंगी, पहले तो मुझे लगता है तकनीकी रूप से उसका परीक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर वो कामयाब होती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए एक बहुत बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। हम्म। जो आपने इलेक्ट्रिक बसों की बात कही है, हम्म। ये इसका पहले परीक्षण करवाना पड़ेगा कि कितना फिजिबल है, कितना ये उपयोगी हो सकता है, या कितना कामयाब रहेगा। इसका एक बहुत बड़ा पहले ट्रायल होगा, और ट्रायल होने के बाद अगर ये कामयाब होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से ये एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास आप देखेंगे कि पहाड़ों पे जाने के लिए अभी सिर्फ ऋषिकेश हरिद्वार तक जो है, आप देखेंगे ऋषिकेश तक रेल मार्ग है, अभी आगे बाकी रेल लाइनें बन रही हैं, और आने वाले सालों में रेल मार्ग भी बन जाएगा। बाकी एक रोड का सड़क का मार्ग है, या फिर एयर कनेक्टिविटी में हेली जो सर्विसेज हैं वो रहती हैं, वो भी बहुत आवश्यक सेवाओं में बिल्कुल उसका उपयोग नीरज किया जाता कोहली है। जी, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर हर एक तस्वीर देखने को मिलती है, सुंदर से सुंदर तस्वीर, और जब आपदाएं आती हैं तो मुसीबत भरी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। और ऐसे में उत्तराखंड की ये मांग रहती है कि जो भी केंद्र से मदद मिले, जो भी केंद्र से बजट मिले, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मिले, जो भी योजनाएं चलाई जाएं वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलाई जाए। क्योंकि अब नई माउंटेन ट्रेन को लेकर भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो उत्तराखंड में इसको कितनी आवश्यकता के तौर पर आप देखते हैं, इसका असर किस तरीके से उत्तराखंड में पड़ेगा, ओवरऑल बताइएगा। देखिए, उत्तराखंड की जो साख पद प्रतिष्ठा है पूरी दुनिया के अंदर, वो धार्मिक पर्यटन और पर्यटन, और वही दोनों की दोनों ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे उत्तराखंड की रीढ़ भी है। हमारी प्रतिष्ठा भी है, हमारी रीढ़ भी है, और करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था भी उत्तराखंड में है। तो यहाँ की पॉपुलेशन तो बहुत 1 करोड़ और 1.25 करोड़ के बीच में होगी लगभग। लेकिन जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जो पर्यटकों का या धार्मिक तीर्थ यात्रियों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, वो करोड़ों में है। तो उसके अनुरूप हमारे को फैसिलिटीज डेवलप करनी है। जब हम लोगों को बुलाएंगे कि आओ हमारे 5 धामों में दर्शन करने के लिए आओ, हमारे यहाँ पर्यटन के लिए आओ, आप तीर्थाटन के लिए आओ, जी जी। तो उनकी डिमांड के अनुरूप उनको हमें सुख सुविधाएं देनी होंगी। सुख सुविधाएं देनी होंगी तो हमें एक बेस बनाना पड़ेगा, टूरिज्म को डेवलप करना पड़ेगा, रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। हमें ट्रांसपोर्ट के जो है नए साधन विकसित करने पड़ेंगे। एयर कनेक्टिविटी के अलावा, रोड कनेक्टिविटी के अलावा, रेल कनेक्टिविटी को जैसे बढ़ा रहे हैं, और क्या बेहतर विकल्प हो सकता है जो पहाड़ों में कामयाब हो, हम वो यात्रियों को दे बिल्कुल सकते हैं। बेहतर विकल्प तलाशने की कोशिश पहाड़ों को लेकर की जाती है, और देखना होगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड में कितनी संभावनाएं अर्थव्यवस्था को लेकर बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि डेवलपमेंट भी हो रहा है, दूसरी तरफ प्रकृति का भी ध्यान रखना है, तो चुनौतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और इसी के साथ केंद्रीय बजट से जिस तरीके की उम्मीदें की जाती हैं, उस तरीके की उम्मीदों को लेकर ये कितनी सफल साबित होगी आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ पंकज गुप्ता जी भी लगातार बने हुए हैं, उद्योगपति हैं और एमएसएमई सेक्टर को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। पंकज गुप्ता जी, एमएसएमई सेक्टर जिसमें केंद्रीय फंड से छोटे छोटे उद्यमियों को सस्ता ऋण और तकनीक मिलेगी, उत्तराखंड में एमएसएमई सेक्टर की कितनी अहमियत है, और जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनकी स्थिति कैसी है इस समय पर? अभी उत्तराखंड में इस टाइम जो एमएसएमई सेक्टर है वो 2 लाख से ऊपर हमारा रजिस्टर्ड एमएसएमई सेक्टर है, जो करीब 10 लाख लोगों को। पंकज गुप्ता जी की आवाज सही से नहीं आ पा रही है। राजेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, एमएसएमई सेक्टर को वो भी बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि एमएसएमई सेक्टर उत्तराखंड में कितना महत्वपूर्ण है। राजेंद्र जी, जहाँ तक एमएसएमई सेक्टर उत्तराखंड की बात है, अभी जी बता रहे थे कि करीबन 2000 मतलब करीबन यहाँ पे काफी सारी जो है 1000 से ऊपर जो सेक्टर जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसमें काफी लोग इसमें काम करते हैं। तो क्या मतलब ये गवर्नमेंट ने इस समय
एमएसएमई के बीच में एक नया इन्होंने जो है इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने 10,000 करोड़ का एक प्रावधान किया है। और अभी इस साल में जो है चैंपियन, जो एमएसएमई चैंपियन विकसित करने के लिए जो आपस में एक कंपटीशन कराया है, उसके लिए भी इन्होंने जो है क्या कहते हैं एक प्रोत्साहन राशि का जो है इन्होंने एलोकेशन करा है। और जो आत्मनिर्भर भारत निधि है उसमें 2,000 करोड़ रुपए भी जो है इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम में भी एडिशनल इसको एलोकेट करा है। और ये धनराशि जो है करीबन 7 लाख करोड़ की थी, तो इसमें भी इन्होंने इसको बढ़ाया है। जहां तक बात है, एक चीज बहुत अच्छी करी गई है कि जो भी जितने सरकारी जो डिपार्टमेंट है उनको ये बताया गया है कि आपको फर्स्ट जो प्रेफरेंस है, आपको जो खरीदना है, आपके लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो एमएसएमई सेक्टर से ही खरीदनी है। और उसको जो है लिंकेज किया है, जो जेम पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, जो जिसके थ्रू जो है ऑक्शंस मतलब रिक्वायरमेंट भेजी जाती है, वो बहुत वो है, उसके लिए एमएसएमई सेक्टर को बोला है कि आप जो है से ही जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर जो है उससे खरीदेगा। तो बहुत सारी चीजें जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और आपके इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी स्पेशल एलोकेशंस किया है। और इसके हिसाब से अगर आप ये देखिए कि सेलाकुई और जितना भी हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार है, इसके अलावा जो है आपका पंतनगर है, वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ आपके उसमें, बट इतनी बड़ी कंपनीज है जो आज की डेट में इनका मेजर शेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, तो वो उनको स्पेशल जो है एक पीआईएल की तरफ से एडिशनल जो है वो फैसिलिटीज दी जा रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उद्योग के बारे में गवर्नमेंट बहुत सीरियस है और गवर्नमेंट को पता है कि इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज्यादा जो है केंद्रीय बजट में इस पर सबसे ज्यादा फोकस नजर भी आया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हो और इसी के साथ उस पर कितना फोकस रहेगा, ये पहले से ही बात कही जा रही थी। और जब बजट पेश किया जा रहा था उस दौरान भी हमने देखा था कि इस पर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है, क्योंकि छोटे छोटे उद्यमियों की बात हो रही है। नीरज कोहली जी, उत्तराखंड में अगर हम छोटे छोटे व्यापारियों की बात कर ले, उद्यमियों की बात कर ले, जो युवा है, जो स्टार्टअप करने की तैयारी में है, उनकी स्थिति इस समय पर क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर ये चीजें हो जाती हैं कि जो बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े उद्यमी होते हैं, उन्हें तो फायदा बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, लेकिन जो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं वो तनाव में रहते हैं। तो अभी इस समय उत्तराखंड में उनकी स्थिति कैसी है? देखें कि एमएसएमई की बात हो रही थी, अभी हमारे राजेंद्र सिंह बिस्ट जी भी और पंकज गुप्ता जी भी उल्लेख कर रहे थे। तो ये जो केंद्रीय बजट आया है उसमें एमएसएमई के लिए तो काफी कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। और यहाँ के जो एमएसएमई सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं, इकाइयां हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हमारे साथी हैं, वो काफी उत्साहित भी हैं। उन्हें लगता है कि इस बजट का अच्छा खासा असर रहेगा और उनको कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर भी खुलेंगे और राज्य सरकारों को उससे रेवेन्यू भी मिलेगा, ग्रोथ भी होगी राज्य की। दूसरी बात है कि उससे छोटे जो नीचे की इकाइयां हैं या और दूसरे हमारे व्यापारी हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि जितना मैंने बजट को परखा है, मैं हालांकि वित्तीय विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के नाते जितना मैंने परखा है, वो सामान्य पूरे देश भर के लिए जैसे और राज्यों के लिए है, उसी तरह से उत्तराखंड की भी स्थिति है। और उत्तराखंड में बाकी जो हमारे पुराने मंजे हुए व्यापारी हैं, जो वर्षों से 3-3, 4-4 दशक से 5-5 दशक से अपना एक अच्छा व्यवसाय चलाते आ रहे हैं, वो तो जैसे तैसे अपने काम धंधे को बढ़ा रहे हैं और उनका काम धंधा तमाम चुनौतियों के बाद ठीक चल रहा है। लेकिन नए लोगों को, जो नए स्टार्टअप की बात आपने कही है, जो यूथ है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की अपनी जो थोड़ी सी वीरचंद सिंह गढ़वाली है, या और राज्य सरकार ने जो सब्सिडी के आधार पर या युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जो स्कीम्स शुरू कर रखी हैं, मुझे लग रहा है उससे धीरे धीरे, जैसे होम स्टे है और बहुत सारी चीजों में राज्य सरकार ने अपनी स्कीम्स शुरू कर रखी हैं, उसमें यहाँ के युवा जो हैं फायदा उठा रहे हैं और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि सरकारें स्कीम्स बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं, लेकिन उसकी करीबी मॉनिटरिंग ना हो, करीबी से निगरानी ना हो, गवर्नमेंट अगर निगरानी नहीं करती तो ये वास्तविकता पता नहीं चल पाती कि जिन लोगों के लिए योजनाएं बनाई हैं उनको उतना लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है बैंकों पे भी थोड़ा नजर रखने की जरूरत है, थोड़ा टाइट करने की जरूरत है कि जो राज्य सरकार की स्कीम्स हैं, जिनसे बैंक भी जुड़े हुए, नेशनलाइज होते हैं बैंक, क्या वो हमारे लोगों को उतनी आसानी से, सहजता से, सुलभ तरीके से वो स्कीम्स का बेनिफिट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो इसमें एक मॉनिटरिंग की बात आती है कि राज्य सरकार को थोड़ा करीब से निगरानी रखनी है।
सख्ती रखनी है और बराबर इसकी मॉनिटरिंग करनी है हर वित्तीय वर्ष में, 3-3 4 महीने में, 5-5 महीने में, कि जो हमारी स्कीम्स खास तौर के युवाओं के साथ है। क्योंकि उत्तराखंड पे एक बार ये इस बात का दंश लगता रहता है कि यहाँ पलायन की बात होती रहती है। पहाड़ों से पलायन की जो बात होती है वो इसीलिए पलायन की बात होती है कि पहाड़ जो है खाली होते जा रहे हैं, वहां पर इंडस्ट्री नहीं है, वहां पर रोजगार नहीं है, वहां पर अच्छी शिक्षा नहीं है, वहां पर अच्छा हेल्थ सेक्टर नहीं है। तो इन सब चीजों को लेके तो इसलिए इस पहाड़ी राज्य के लिए ये बहुत जरूरी है। और विशेष तौर के क्योंकि 13 जनपदों वाला ये राज्य है, जिसमें से 9 जनपद पहाड़ में बसे हुए हैं, बाकी जी 4 जनपद मैदानी हैं। जी तो जो पहाड़ के 9 जनपद हैं, वहां पर विशेष तौर पर जो है सरकार को बहुत करीब से निगरानी रखने की जरूरत है। और वहां किस तरीके से वहां के युवा वहां रुके, उनको रोजगार मिले, वहां उनको धंधा मिले, वहां पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी आने वाले समय पे जो बजट हमारा उत्तराखंड में आएगा वो देखना होगा। और जैसे लास्ट ईयर जो है रेवेन्यू सरप्लस बजट हमें मिला था। और अगर आप ये देखें कि जो सरकार, धामी सरकार ने जो फिजिकल डेफिसिट था, जो एस्टिमेटेड था, वो जो है 2.94% ऑफ जीएसडीपी का था, करीबन 12,604 करोड़ का जो था। तो अब किस तरह से जो है इसको फिजिकल डेफिसिट को और रेवेन्यू सरप्लस को मैनेज करते हैं ये देखना पड़ेगा। साथ में कैसे जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं और किन किन मदों में जो है ये एलोकेट करते हैं और क्या इनकी प्रायोरिटीज है इन सरकार की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया है वो थोड़ा सा टिल्ट है स्टेट की तरफ से उनके। मुझे लगता है अगर जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया है और स्टेट गवर्नमेंट भी अगर उसी पद पे आगे चलती है और उसी को एक बेस बना के अगर जो है बजट बनाती है, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का काफी अच्छा रेवेन्यू मिलने राजेंद्र वाला जी, क्योंकि हर एक जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की भी बात कही जा रही है, इसका इम्पैक्ट कैसे और किस तरीके से पड़ेगा? देखिए, गर्ल्स हॉस्टल की सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे उत्तराखंड में अभी बताया हमारे वरिष्ठ पत्रकार सर ने, कोहली जी ने, कि 13 राज्य, इस राज्य में 13 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं और 13 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर अगर आप ये देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पे बच्चे पढ़ते हैं। और जबकि तहसील वगैरह पे तो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, अगर वहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अगर हॉस्टल्स आते हैं तो जो कामकाजी महिलाएं या लड़कियां हैं अगर वो पढ़ती हैं तो उनको बहुत अच्छा एक बेस मिल जाएगा। मतलब वो गांव से वहां आ सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं और नौकरी में भी उनको एक सिक्योरिटी जो है मिलेगी और उनको एक मतलब घर मिलेगा, एक उनको एक ऐसा आवास मिल सकता है कि जहां वो आराम से रह के अपना काम कर सकती हैं या पढ़ाई कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एक और चीज जो है इस बजट में दी गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक ट्रॉमा सेंटर बनेगा। उत्तराखंड में अगर आप देखें कि जो पहाड़ी जिले हैं वहां पे चिकित्सा की जो है बहुत बड़ी कमी है और वहां पे डॉक्टर टिकते नहीं है क्योंकि दूर जगह है, तो बहुत कम जो है डॉक्टर वहां जाना चाहते हैं। अगर वहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अगर ट्रॉमा सेंटर खुलते हैं तो उससे जितनी भी मतलब हमारे आपदाएं आती हैं, एक्सीडेंट होते हैं या जो इस तरह की जो है मतलब इमरजेंसीज होती हैं तो उनको इजीली हैंडल किया जा सकता है। तो अगर मुझे लगता है, जैसे नीरज जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि बजट तो हम बना लेते हैं, पैसा भी हम जो है दिखा देते हैं, आंकड़ों में दिखा देते हैं, लेकिन वो कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना वो जो है लोगों के पास जाता है, कितना खर्च होता है और क्या वो सही खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बजट अगर 75-80% भी अगर सही खर्च हो और ढंग से खर्च हो तो मुझे लगता है कहीं जीडीपी तो मुझे लगता है कहीं से कहीं जो है छलांग मार सकती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो देखने को मिलेगी और सरकार किस तरह से करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। नीरज कोहली जी, क्योंकि मुझे इसी सवाल को लेकर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। जिस तरीके से राजेंद्र जी ने बताया कि हर एक ज़िले में गर्ल्स हॉस्टल खुलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो पढ़ने वाली हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी मिले, तो कितना ज़रूरी था ये उत्तराखंड में? देखें, हम उत्तराखंड को 2 परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले जिक्र करा कि 13 जनपदों वाला ये राज्य जो है, 9 जनपद बिल्कुल विकट परिस्थितियों में और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। और जो 4 जनपद हमारे मैदानी है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां और वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप प्रति व्यक्ति आय भी अगर हमारे साल भर की सरकार की आंकड़ों के देखेंगे तो जो एक एवरेज आय है वो तो सरकार दिखा देगी,
लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे 13 जनपदों की कि किस जिले पे रहने वाले व्यक्ति की जी, प्रति जी, व्यक्ति जी। आय कितनी है, तो इन जी। 4 जनपदों की आय आपको टॉप पे नजर आएगी और बाकी 9 जनपदों की आय जी, नीचे रहेगी। जी। तो हम शुरू से एक बात करते आए हैं, हुँ, सरकारें अपने-अपने, मैं ये नहीं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जी। सरकारें अपने-अपने तौर तरीकों से पहाड़ के लिए नीतियाँ भी बनाती हैं, पहाड़ में बसावट के लिए, पहाड़ में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, जी। लेकिन आज भी पहाड़ में उच्च शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल सरकारी। नीरज कोहली जी, ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरीके से आपने 13 जनपदों का ज़िक्र किया और इसी के साथ आपने ये भी कहा कि पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी सुविधाओं का अभाव है और इसी के साथ जिस तरीके से राजेंद्र जी ने कहा कि बजट तो यहां पर ऐलान हो गया है, लेकिन धरातल पर कितना नजर आता है ये देखने वाली बात होती है। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।